बस में एक मजदूर लड़की सवार थी जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। कंडक्टर उससे टिकट के पैसे मांग रहा था और वो बार बार हाथ जोड़कर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। बस में बैठे लोग उसे घूर रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई ताने मार रहा था, कोई बार बार मुड़ मुड़ कर उसी को देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। मैं जैसे ही बस में चढ़ा, मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी। उसका चेहरा परेशान था, आंखों में डर साफ दिख रहा था। इतने सारे मर्दों के बीच वो खुद को असहाय महसूस कर रही थी। तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर गई और मैं चौंक गया। वो लड़की एक पैर से दिव्यांग थी। उसका एक पैर नकली था और वो स्टिक के सहारे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे खड़े रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। बस के झटकों से वो बार बार संतुलन खो रही थी। फिर भी वो किसी से झगड़ नहीं रही थी, बस चुपचाप खड़ी सब कुछ सह रही थी। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये क्या तरीका है किसी लड़की से बात करने का? आराम से बात करो, बताओ क्या समस्या है। कंडक्टर मुझे पहले से जानता था। मैं रोज़ इसी बस से आता जाता था। आधे से ज़्यादा लोग मेरे मोहल्ले के ही थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले के सामने ही यह बस रुकती थी। कंडक्टर ने कहा, इसके पास टिकट के पैसे नहीं हैं और ज़बरदस्ती बस में बैठना चाहती है। मैं इसे कह रहा हूँ या तो पैसे दे या उतर जाए। मुझे उस लड़की की हालत देखकर और भी ज़्यादा दया आने लगी। मैंने अपनी जेब टटोली। मेरे पास कुल 300 रुपये थे। उसी में से मैंने अपना टिकट करवाया था और बाकी पैसों से मुझे दिन भर का खाना चलाना था, क्योंकि उस दिन मैं बिना नाश्ता किए ही घर से निकला था। फिर भी मैंने कंडक्टर से कहा, आप इसे बैठा दीजिए, मैं इसका टिकट करवा देता हूँ। कंडक्टर ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, क्योंकि वो मेरी हालत जानता था। बस में बैठे कुछ लोग हंसने लगे और ताने मारने लगे कि जो खुद भूखा वो दूसरों का टिकट करवा रहा है। किसी ने कहा, लड़कियों को देखकर बड़ा दयालु बन रहा है। किसी ने कहा, शाम तक खुद रोएगा। मैंने उनकी बातों का अनसुना कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बहस करने की आदत नहीं थी। कंडक्टर ने मेरा टिकट और उस लड़की का टिकट बनाया और वो लड़की जाकर सीट पर बैठ गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में धन्यवाद कहा। बस आगे बढ़ने लगी, लेकिन लोगों की हंसी और फप्तियाँ अभी भी चल रही थी। मुझे बुरा तो लगा, लेकिन दिल में सुकून था कि मैंने किसी मजबूर की मदद की है। थोड़ी देर बाद बस उस स्टॉप पर रुकी जहाँ मुझे उतरना था। हैरानी की बात यह थी कि वो लड़की भी उसी जगह उतरी। उसने उतरते वक्त फिर से मेरा धन्यवाद किया और अपने पर्स से एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने पूछा, यह क्या है? उसने कहा, मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत मजबूर हो जाएं और कोई रास्ता नज़र ना आए तब इसे खोल कर देखना। मैंने मुस्कुराकर वो कागज़ जेब में रख लिया और अपने काम पर चला गया। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, लेकिन दिल को तसल्ली थी कि किसी ज़रूरतमंद की मदद की है। मैं जिस दुकान पर काम करता था वह बोरियां उठाकर लोडर में डालनी पड़ती थी। काम बहुत मेहनत का था। थोड़ी ही देर में मेरे हाथ पैर दर्द करने लगे। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। कुछ लोग उतरकर बिरयानी के डिब्बे बांटने लगे। उन्होंने मुझे भी एक डिब्बा दिया। मैंने हाथ धोकर खाना शुरू किया और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया। मुझे यकीन था कि अगर इंसान सच्चे दिल से किसी की मदद करता है तो भगवान उसे भूखा नहीं रखता। शाम को दिहाड़ी मिली तो मैं रोटी और सब्जी लेकर घर की तरफ चला, क्योंकि घर में मेरी माँ और बहन मेरा इंतज़ार कर रही थी। हमारा घर कच्चा था, अक्सर बिजली नहीं रहती थी। माँ हाथ के पंखे से हवा कर रही थी, बहन पास बैठी सिलाई कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा कि एक दिन मैं इन्हें हर सुख दूंगा, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। उस रात में देर तक सो नहीं पाया। माँ और बहन दोनों खाना खाकर सो गईं, लेकिन मैं करवटें बदलता रहा। दिमाग में वही बस वाला वाकया घूमता रहा। वो लड़की, उसका चेहरा, उसकी मजबूरी और लोगों की बेरुखी बार बार आंखों के सामने आ रही थी। जेब में रखी वो पर्ची भी याद आई, लेकिन मैंने उसे निकाल कर नहीं देखा, क्योंकि मुझे लगा वो खुद एक गरीब मजदूर थी, वो क्या मेरी मदद कर सकती थी। सुबह होते मैं फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। कई जगह गया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। कहीं कहा गया अभी ज़रूरत नहीं है, कहीं कहा गया बाद में आना, कहीं सीधा मना कर दिया गया। दिन गुजरते गए, हालात और बिगड़ते चले गए। कभी दिहाड़ी मिलती तो कभी खाली हाथ लौटना पड़ता। माँ की तबीयत भी कमज़ोर रहने लगी। बहन की सिलाई से जो थोड़ा बहुत पैसा आता उसी से घर का खर्च चलता। कई बार ऐसा भी हुआ कि दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना बन पाया। मैं अपनी भूख दबा लेता, लेकिन माँ और बहन को भूखा नहीं देख सकता था। शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। लगातार बोझ उठाने की वजह से पेट और कमर में दर्द रहने लगा था। फिर भी मजबूरी में काम करता रहा। एक दिन दुकान पर ज़्यादा वजन उठाते समय अचानक पेट में तेज़ दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे अंदर कुछ टूट गया हो।
मैं वहीं बैठ गया। मालिक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर काम नहीं कर सकते तो यहाँ क्यों आए हो? अगले दिन फिर वही दर्द, लेकिन अब सहने की हिम्मत नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद मालिक ने साफ कह दिया कि अब तुमसे काम नहीं होगा, और मुझे निकाल दिया गया। उस दिन मैं खाली हाथ घर लौटा। माँ ने मेरे चेहरे से ही समझ लिया कि कुछ ठीक नहीं है। बहन चुपचाप बैठी रही। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर की खामोशी बहुत भारी लग रही थी। अगले कई हफ्ते काम की तलाश में दर दर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी टिकने लायक काम नहीं मिला। डिग्री होने के बाद भी मजदूरी के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं खुद से सवाल करने लगा कि पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़े। दर्द अब सिर्फ शरीर में नहीं रहा, बल्कि हौसले भी टूटने लगे थे। एक दिन माँ को तेज़ बुखार हो गया। दवा लेने के पैसे भी नहीं थे। बहन रो रही थी और मैं खुद को बेबस महसूस कर रहा था। पहली बार मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और पूछा कि आखिर मेरी परीक्षा कब खत्म होगी। तीसरे दिन जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तो मैं अलमारी के पास बैठा अपनी पुरानी फाइलें देखने लगा। वही फाइल जिसमें मेरी डिग्रियां रखी थी। उसी फाइल को झटकते समय अचानक एक पीला सा कागज नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया तो दिल जोर से धड़कने लगा। वही बस वाली लड़की की दी हुई पर्ची। इतने सालों बाद मुझे उसकी बात याद आई कि जब बहुत मजबूर हो जा तब इसे खोलना। मैंने बिना देर के पर्ची खोली। उस पर एक पता और नाम लिखा था। मुझे नहीं पता था वहाँ क्या मिलेगा, लेकिन अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। मैंने फटे जूते पहने और दर्द से जूझते हुए उस पते की तरफ निकल पड़ा। मैं उस पते की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। शरीर में दर्द था, पेट में जलन थी, लेकिन मन में एक अजीब सी उम्मीद जाग रही थी। रास्ता बिल्कुल अनजान था। यह शहर का वो इलाका था जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। यहाँ की सड़कें चौड़ी थी, दोनों तरफ बड़े बड़े घर थे, ऊंची दीवारें, चमकदार गेट और हर तरफ हरियाली। मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मेरा फटा हुआ जूता और मैले कपड़े इस माहौल में मुझे और भी छोटा महसूस करा रहे थे, लेकिन अब वापस लौटने का कोई मतलब नहीं था। कुछ देर चलने के बाद मैं एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचा। गेट पर लगी तख्ती पर वही पता लिखा था जो पर्ची पर था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोचने लगा, क्या सच में यही सही जगह है? मैंने हिम्मत करके घंटी दबाई। थोड़ी देर बाद गेट खुला और एक गार्ड बाहर आया। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने कांपते हाथों से वो पर्ची उसे दिखाई। गार्ड ने पर्ची देखी, फिर मुझे देखा और बिना कुछ कहे अंदर चलने का इशारा किया। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने हरा भरा बगीचा था, रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में फैली हुई थी। इतना बड़ा बंगला मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे एक बड़े से हॉल में बिठाया गया जहाँ सोफे और झूमर लगे थे। मैं वहाँ बैठा खुद को बहुत अजीब महसूस कर रहा था। मेरे जैसे गरीब आदमी का यहाँ होना मुझे सपने जैसा लग रहा था। कुछ देर बाद सीढ़ियों से व्हील चेयर की आवाज़ आई। मैंने ऊपर देखा तो एक लड़की व्हील चेयर पर बैठी नीचे आ रही थी। जैसे जैसे वो पास आ रही थी, मेरा दिल और तेज धड़कने लगा। जब वो सामने आई तो मैं सन्न रह गया। यह वही लड़की थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन अब उसके चेहरे पर मजबूरी नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। उसने मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं जानती थी तुम एक दिन जरूर आओगे। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और कुछ बोल नहीं पाया। मेरे गले में जैसे शब्द अटक गए थे। उसने खुद ही कहा, तुम मुझे पहचान गए हो ना? मैं वही हूँ जो उस दिन बस में थी। मेरा नाम जैनब है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन आप यहाँ और यह सब? उसने मुस्कुराते हुए कहा, उस दिन जो तुमने देखा वो मेरे पिता की एक परीक्षा थी। मेरे पिता बहुत बड़े कारोबारी थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है। वो चाहते थे कि मैं अपनी दिव्यांगता के बावजूद दुनिया को करीब से समझूं, लोगों का व्यवहार देखूं। इसलिए उन्होंने मुझे बिना पैसे के साधारण कपड़ों में बस में भेजा, ताकि मैं देख सकूं कौन इंसानियत दिखाता है और कौन मुंह फेर लेता है। उस दिन बस में सैकड़ों लोग थे, लेकिन सिर्फ तुम ही थे जिसने अपनी गरीबी भूलकर मेरी मदद की। मैंने सिर झुका लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जैनब ने आगे कहा, मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे यह सिखा दिया कि नेक इंसान को पहचानना बहुत जरूरी है। मुझे अपने काम के लिए एक ईमानदार और संवेदनशील इंसान की जरूरत थी। तुम्हारी डिग्री से ज्यादा मुझे तुम्हारा चरित्र पसंद आया। उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, यह मेरी कंपनी का कार्ड है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे यहाँ मैनेजर के तौर पर काम करो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों की तकलीफ जैसे एक पल में हल्की हो गई थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूँ। उसने कहा, तुम बिल्कुल इस लायक हो, क्योंकि जिसने भूखा रहकर किसी भूखे की मदद की हो वो कभी गलत नहीं हो सकता। उसी समय उसने अपने स्टाफ को बुलाया और मेरी माँ के इलाज और घर के राशन का इंतजाम करने को कहा।
उस पर मुझे लगा जैसे भगवान खुद मेरे सामने खड़े होकर मेरी पीठ थपथपा रहे हों। जैनब के शब्द सुनकर मैं कुछ देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया। इतने सालों की थकान, डर और बेबसी एक साथ आंखों से बहने लगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदलेगी। मैं बार बार यही सोच रहा था कि उस दिन बस में अगर मैं भी बाकी लोगों की तरह नजर फेर लेता तो आज मेरी हालत क्या होती। जैनब ने मुझे पानी दिया और कहा, घबराइए नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। उसने बहुत सादगी से लेकिन पूरे विश्वास के साथ यह बात कही, जैसे उसे खुद पर नहीं बल्कि ऊपर वाले पर पूरा भरोसा हो। मैंने उसे अपनी माँ और बहन के बारे में बताया, माँ की बीमारी और घर की हालत बताई तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत फोन किया और डॉक्टर और दवाइयों का पूरा इंतजाम करने को कहा। फिर उसने मुझसे कहा, आज से आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। यह शब्द मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं थे। उसी दिन मुझे गाड़ी से घर भेजा गया। जब मैं अपने मोहल्ले में उस गाड़ी से उतरा तो पड़ोसी हैरानी से देखने लगे। वही लोग जो कभी मेरी गरीबी पर हंसा करते थे आज चुपचाप मुझे देख रहे थे। मैं सीधे घर के अंदर गया। माँ बिस्तर पर कमजोर हालत में लेटी थी। बहन उनके पास बैठी थी। डॉक्टर और दवाइयाँ देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझे खाली हाथ नहीं लौटाया। उस रात पहली बार हमारे घर में चैन की नींद आई। अगले दिन मैं जैनब की कंपनी पहुंचा। वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। हर कोई इज्जत से बात कर रहा था। किसी ने मेरे कपड़ों या बीते हालात पर नजर नहीं डाली। मुझे मेरे काम की पूरी जानकारी दी गई। जैनब ने खुद मुझे ऑफिस घुमाया और कहा, यहाँ काम सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होता, यहाँ इंसानियत भी जरूरी है। मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। शुरू में शरीर का दर्द अभी भी था, लेकिन अब इलाज शुरू हो चुका था। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा था। हर दिन जब मैं ऑफिस जाता तो मन में शुक्रिया होता कि एक छोटी सी मदद ने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ महीनों में ही हालात पूरी तरह बदल गए। माँ पूरी तरह ठीक हो गई। बहन के लिए अच्छे कपड़े आए और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। हमारे कच्चे घर की जगह पक्का घर बनने लगा। मोहल्ले के लोग अब सम्मान से बात करने लगे। लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मैंने गरीबी में भी सब्र करना सीखा था। एक दिन जैनब ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेरे पिता का फैसला सही था। तुम जैसे लोग ही समाज को बेहतर बनाते हैं। मैंने सिर झुका लिया और कहा, यह सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, मैं तो बस एक जरिया था। उस दिन ऑफिस से निकलते वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे फिर से जन्म दिया हो। समय तेजी से गुजरने लगा। मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करता रहा। जैनब ने कभी मुझे मालिक और नौकर जैसा महसूस नहीं होने दिया, बल्कि हर फैसले में मेरी राय ली जाती थी। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से काम संभालने लगा। कंपनी में काम करने वाले लोग अब मुझे इज्जत की नज़र से देखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं सिर्फ पद से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से वहां पहुंचा हूं। कुछ ही समय में कंपनी का काम और बेहतर होने लगा। नए लोग जुड़े, पुराने कर्मचारियों की हालत भी सुधरने लगी। माँ पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। बहन की सिलाई के काम को भी बढ़ावा मिला और उसके हुनर की तारीफ होने लगी। हमारे घर में अब नियमित खाना बनने लगा और सबसे बड़ी बात, घर में सुकून लौट आया। एक दिन मैं उसी बस स्टॉप पर खड़ा था जहां सालों पहले वो घटना हुई थी। वही बस, वही कंडक्टर और कुछ जाने पहचाने चेहरे भी दिखे। कंडक्टर ने मुझे पहचाना और मुस्कुराते हुए कहा, आजकल बड़े आदमी हो गए हो। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंसान वही है, बस हालात बदल गए। मैंने उस दिन बस में बैठे लोगों को याद किया जो हंस रहे थे, लेकिन मेरे मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि अगर उस दिन वे ना हंसते तो शायद मेरी नेकी इतनी मजबूत ना होती। आज मुझे पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ आता है कि जिंदगी हमें हर मोड़ पर परखती है। छोटी सी मदद कभी कभी बहुत बड़ा रास्ता खोल देती है। मैंने उस दिन सिर्फ एक टिकट नहीं करवाया था, बल्कि अपने भविष्य का दरवाजा खोल दिया था। अगर इंसान सच्चे दिल से किसी मजबूर की मदद करता है तो ऊपर वाला उसे ऐसे रास्तों से रोजी देता है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो और कभी मदद करने से पीछे मत हटो। हो सकता है वही एक काम आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि हर अगली आने वाली कहानी सबसे पहले आपको सुनने को मिले। तो धन्यवाद।